हे गाइस, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का पावर बिल यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है। 10-12 दिन रह गए हैं यूपीपीसीएल जेईई के पेपर के लिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी जो टाइम है ना, इसमें बिल्कुल नया कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि अगर नया आप पढ़ेंगे तो जितना अभी तक आपने पढ़ रखा होगा वो सब भूल जाएंगे। तो बस जितना आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ये भी। ठीक है, तो बस उसी रिवीजन के लिए मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक सेल। अब इसके क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसे भी यूपीपीसीएल ज़्यादा डेप्थ में पूछता नहीं है। इवन एसएससी जेईई में भी ज़्यादा घुस के क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से। ठीक है, तो बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा इसके जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होती है उसके कुछ पॉइंट हैं वो मैं बताऊँगा, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले अब जो इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रोसेस जो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सबसे पहले तो वो समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसी की वजह से वो प्रोसेस होती है। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि देखो क्या होता है कि ये कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर। ठीक है, तो कंपाउंड होता है बट इन द स्टेट ऑफ द मोल्टन। ठीक है, मतलब कि मोल्टन स्टेट में जो कंपाउंड होता है वही एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कंडक्ट करता है या फ्लो होता है किसके थ्रू? आयंस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दो बातें क्लियर हो गई। क्या क्या? एक तो ये हो गई, पहले तो एग्जाम्पल लिख लो इसके इलेक्ट्रोलाइट के, तब मैं आपको बताता हूँ आगे। तो इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखे होंगे क्या होते हैं, जैसे कि NaCl। अब ये NaCl क्रिस्टलाइन नहीं है ये, ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में है। और AgNO3 और CuSO4 एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला कि करंट का कंडक्शन किसके थ्रू होता है? आयंस के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में तो इसमें करंट कंडक्शन किसके थ्रू होता है? थ्रू द आयंस। अब एक और चीज यहां से आपको पता चलेगी, थ्रू द आयंस। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो प्रोसेस होती है उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं होता, इसमें सिर्फ आयन का काम होता है। तो क्या हो जाएगा? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन आता है इस तरह से। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्लिक करना है कि नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, क्योंकि पेपर है कुछ ही दिन में और ज़्यादा डेप्थ में जाने का टाइम है भी नहीं। ठीक है, और बस जो मेन पॉइंट है वो आप समझिए, इतने से आपका बहुत काम हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद अब इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है जो मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइसिस यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट टुगेदर विद द रिजल्टिंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। वैसे आपको एक बात बता दूं, इस जो भी जितना है ना, आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको मिल जाएगी और उसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में। तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट टुगेदर विद द केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंजेस भी होंगे। अब वो क्या चेंजेस होंगे वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। टुगेदर विद द
रिजल्टिंग केमिकल चेंज is called the electrolysis. ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, जो कि एक्चुअल में सेल या किसी बैटरी के अंदर होती है। ठीक है, बैटरी कुछ नहीं है, सेल का एक बड़ा रूप है, वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो जो सेल में है वही बैटरी में है, तो लगभग एक ही टॉपिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे पॉइंट 4 पॉइंट हो गए, आगे बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, हमेशा ही जो करंट कंडक्शन होता है केवल डीसी पोटेंशियल की वजह से होता है। ठीक है, एसी पोटेंशियल की वजह से नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब वो जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, उसमें क्या है, हमें आयन एक इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे कराने हैं, दूसरे पे मतलब कि डिपॉजिट होते हैं। तो अगर ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो वो जाएंगे और फिर छूट जाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो एसी होता है वो कंटिन्यू चेंज होता है, इसलिए एसी यूज नहीं किया जाता। कौन सा यूज होता है? डीसी पोटेंशियल यूज होता है। तो अपना 5th पॉइंट क्या है? डीसी पोटेंशियल इज यूज, डीसी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस। AC नॉट यूज्ड, याद रखना, AC यूज नहीं होता। ठीक है, ये 5th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब देखो, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो, फैराडेज लॉ हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, 2 लॉ हैं। तो पूरा मैं लिखाऊंगा नहीं, वो तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 2 लॉ हैं, एक तो फर्स्ट लॉ किस चीज़ का? फैराडे का लॉ है। फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का। वो लॉ क्या कहता है? ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। द मास ऑफ द सबस्टेंस डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मास होता है सबस्टेंस का, जो डिपोजिट होता है किसी एक इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? कि जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ है उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं मास मतलब कि m हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उस चार्ज के। ठीक है, जो कि उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास हुआ है। अब यहीं पे क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है? जेड क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको आप नोट करिए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो, एक तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, दूसरा लॉ भी है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में। ठीक है, तो कितना 6 पॉइंट हो गया था ना। तो 7th पॉइंट क्या है? ECE, शॉर्ट फॉर्म है उसकी ECE, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर का ECE कितना होता है, ये अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है कितना होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। 0.00304 ग्राम पर कूलम। अरे हाँ, ये इसकी यूनिट भी होती है, ये भी याद रखना। ECE की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है ग्राम पर कूलम या फिर ग्राम कूलम इनवर्स। ठीक है, ये याद रखना, ये इसकी यूनिट होती है। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, हमें पता है फॉर्मूला क्या था, M = QZ। ठीक है, मान लो अगर Q उस टाइम पे केवल एक कूलम चार्ज अगर उस इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड इन इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द पासेस ऑफ 1 कूलम ऑफ द चार्ज।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी डेफिनेशन आप लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत समझिए, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। अभी एसएससी जेईई के पिछले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आप याद रखिए, m = q × z। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब देखो इसका एक सेकंड लॉ और है, फैराडेज का सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। वो क्या है? इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ द, लिख देता हूं मैं पहले तो सेकंड लॉ, इसकी डेफिनेशन तो आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप परेशान ना होना। इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द मासेस ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो मतलब क्या है कि m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इक्विवेलेंट के। तो अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो यानी कि m1/m2। ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रोलाइट के मतलब इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बस इसके बाद ये दो रूल्स हैं, मतलब उनके जो लॉ हैं फैराडे के, इनको आप माइंड में रखना। इसके बाद अब हम डायरेक्ट चलते हैं सेल पे अपने। अब सेल के बारे में जानते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेल। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है सेल। तो सबसे पहले तो सेल होता क्या है ये जानते हैं। अ सेल इज द सोर्स ऑफ द ईएमएफ इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है, लिख देते हैं, अ सेल इज अ सोर्स ईएमएफ इन विच केमिकल एनर्जी is converted into the electrical energy. Chemical energy is converted electrical energy. ठीक है, तो ये तो समझ आता है। अब सेल में एक्चुअल में क्या होता है वो समझ लीजिए। एक सेल के अंदर दो प्लेट्स होती हैं। ठीक है, दो प्लेट्स होती हैं। अब वो जो प्लेट्स होती हैं उसके थ्रू हम मतलब जो करंट है वो फ्लो कराते हैं, वो भी डीसी करंट। ठीक है, अब जो दो प्लेट्स होती हैं ये एक सुइटेबल सॉल्यूशन या वो जो हम कह रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, उसमें डिप्ड रहती हैं या इमर्ज रहती हैं। इसके बाद में अब क्या होता है, जो दो प्लेट्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से पे क्या सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू द केमिकल एक्शन वन प्लेट इज मेंटेन एज अ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड द अदर इज नेगेटिव पोटेंशियल। वही बात। अब उसके बाद में होता क्या है कि जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसके बाद में जो आयंस होते हैं, कुछ जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट्स पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव प्लेट पे आके डिपॉजिटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रोड होता है इसको हम एक और क्या कहते हैं, कैथोड। ये आप लोगों को पता ही होगा। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कहते हैं कैथोड और जो पॉजिटिव होता है उसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखने वाली बात है, जो आयंस होते हैं नेगेटिव पे, जो नेगेटिव आयंस होते हैं जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम कैथोड नहीं कहते, उनको हम एनाइन कहते हैं। एनाइन ये होते हैं नेगेटिव आयंस, याद रखना ये पॉइंट। और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो कैथोड है यहाँ से हमें पता चलता है कि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाले मतलब कि कैटायन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। कैटायन कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, और एनायंस कौन से होते हैं, जो नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो ठीक है, आगे देखो सेल के बारे में एक पॉइंट बताता हूँ मैं, नोट करिए। क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ ऑफ अ सेल, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जो ईएमएफ होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द सेल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दो चीज़ों पर।
क्या क्या है वो दो चीज़ें, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड, मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, मतलब किस चीज़ के इलेक्ट्रोड हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा किस पे करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यही दोनों चीज़ें मेन ही हैं, इन्हीं से काम ही हो रहा है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए जिस पे क्या डिपेंड करता है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ईएमएफ जो होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और पॉइंट होता है, इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, द ईएमएफ ऑफ द सेल, द ईएमएफ ऑफ द सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड स्पेसिंग। साइज और स्पेसिंग जो होती है प्लेट्स की, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये बात याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट बताते हैं। अभी इसके टाइप के बारे में भी जानेंगे, टाइप्स क्या क्या होते हैं प्राइमरी सेल के, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और जानने लायक भी हैं। तीसरा पॉइंट क्या था अपना, बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द प्लेट, बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द प्लेट, क्या होगा, अगर हम साइज बढ़ा देंगे प्लेट्स का तो इसकी जो कैपेसिटी है बेड सेल की, ठीक है, मतलब आगे फर्दर बैटरी कह सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द प्लेट, जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ द सेल, कैपेसिटी ऑफ सेल क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड या इंक्रीजेस। ठीक है, बढ़ जाती है, पहले ही लिख दिया है इंक्रीजेस, इंक्रीजेस हो जाती है। अब कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि जो सेल है ज़्यादा देर तक करंट को डिलीवर कर सकता है। ठीक है, कैपेसिटी, अभी ये भी समझना है, ईएमएफ एक अलग चीज़ होती है और कैपेसिटी एक अलग चीज़ होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बिल्कुल जुड़े रहिए। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द सेल की। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ द सेल स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ द सेल, बस यहाँ से अपना जो मेन है वो स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ द सेल। सबसे पहले दो टाइप होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, अब हम समझेंगे इनको एक एक करके कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल क्या होता है, इसको हटा देते हैं इसको। ठीक है, प्राइमरी सेल, अब सेल इन विच केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेल, मतलब कि जो केमिकल एक्शन हो रही है वो रिवर्सिबल ना हो सके उन्हें ही हम प्राइमरी सेल कहते हैं। ये इनके जो यूजेस हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं, a cell in which the chemical action is not reversible, ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे पहला तो वोल्टाइक सेल, सेकेंड नंबर पे डैनियल सेल, ठीक है, तो इसको एक नंबर डाल दो, 2 नंबर डाल दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं तीसरा नंबर, इस लाइन को हटा दो, लेक्लांचे सेल, और फोर्थ नंबर पे आता है ड्राई सेल। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इनके नाम जरूर हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना सुने हो। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए, ये प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं। और प्राइमरी सेल आपको समझ आ गया होगा, वो जिसमें कि केमिकल एक्शन को हम रिवर्स ना कर सकें, मतलब एक बार आप समझ लीजिए कि ऐसे सेल जिनको हम बस एक बार यूज कर सकें। ठीक है, तो वही कहलाते हैं प्राइमरी सेल। तो इसी के बेस पे हम कुछ पॉइंट भी बता देते हैं आपको।
वो पॉइंट क्या होंगे? पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, क्या? इट कैन नॉट प्रोवाइड द लार्ज एंड स्टेडी करंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, इट कैन नॉट प्रोवाइड लार्ज एंड स्टेडी करंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी कैपेसिटी भी कम होती है, क्योंकि करंट अगर ज़्यादा समय तक फ्लो नहीं करा सकते या प्रोवाइड नहीं करा सकते तो इसका मतलब ही है कि इसकी कैपेसिटी कम है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, एक्सपेंसिव सोर्स जो होते हैं उनमें मतलब थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और यूजेस जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं क्या, कि जो यूज हैं, यूजेस आर लिमिटेड। ठीक है, जैसे कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि टॉर्च बैटरी है, टॉर्च की बैटरी में यूज करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पर्पज। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो प्राइमरी सेल के बारे में ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल की क्या खास बात है? अ सेल इन विच केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल। एक मिनट। ठीक है, ये केमिकल एक्शन रिवर्सिबल होती है। अब इसके एग्जाम्पल चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो इसके बारे में दो चीज़ आनी है। इट मे बी रीन्यूड। ठीक है ना, इट मे बी, क्योंकि इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो इट मे बी रीन्यूड। एक और पॉइंट क्या बनेगा? इट इज समटाइम कॉल्ड अ स्टोरेज सेल और एक्यूमुलेटर। इनको और क्या कहते हैं? स्टोरेज सेल भी कहते हैं या फिर एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं? स्टोरेज सेल, क्योंकि हमें पता है इसमें हम स्टोरेज करके रख सकते हैं। ठीक है, किसको? ईएमएफ को। ठीक है, तो इसको हम ये भी कहते हैं स्टोरेज सेल या एक्यूमुलेटर। अब दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ द स्टोरेज सेल। बहुत सारे इसके टाइप भी हैं, तो वो हम टाइप में आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी थोड़ा और है, ये काफ़ी ज़्यादा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ इसके जो टाइप्स हैं मेनली। एक तो लेड एसिड सेल, अभी काफ़ी कुछ है, जैसे एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, कैसे बढ़ती है, एफिशिएंसी किसकी कितनी होती है। ठीक है, किस चीज़ों पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी, किन चीज़ों पे कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो ये सारे अभी पॉइंट्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोग इतना समझ लीजिए। एल्काली एक्यूमुलेटर हम कह सकते हैं, और एडिशन सेल, एडिशन सेल। ठीक है, अब जैसे जो आपने पढ़ी होगी निकेल आयरन, ठीक है, तो वो एडिशन सेल का ही एक नाम है दूसरा, या उसी का टाइप है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना आप लोग समझिए। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि तैयारी करते रहिए बिल्कुल, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो बस रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस में लगे रहिए। ठीक है, बाकी जितनी हम लोगों से हो पाएगी हम उतनी प्रैक्टिस कराने में लगे हुए हैं। और आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स भी अभी वीकली आ ही रहा है, तो आप लोग उसको भी उठाइए। आप
जो वीकली करंट अफेयर्स, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मतलब जेन्युइनली उसमें जो जितने भी आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे वो बहुत ठीक पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि बस मतलब टाइम पास के लिए वो वीडियो बना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप उसको करंट अफेयर्स को भी देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।